सो हे बडीज, कैसे हो तुम लोग। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जेजे के मॉड्यूलो का चैप्टर 23 आ चुका है एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के बारे में। इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि इसमें कैमियो हुआ है टोजी, टेंगेन एंड चोजो का। एंड ये देखकर मुझे लगता है कि शायद आगे के चैप्टर्स में हमें गोजो का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। बाय द वे, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या गोजो का कैमियो होगा या फिर नहीं। बाय द वे, यहाँ पर मेरा कैमियो का मतलब ये नहीं था कि उनका कमबैक हो गया है। कैमियो का मतलब ये है कि उन्हें बस याद किया गया है, लाइक फ्लैशबैक टाइप्स। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा था कि शायद गोजो को भी तो याद कर सकते हैं ना वो लोग। आफ्टर ऑल वो अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सरर रह चुका है यार। वैसे बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर हमें एंडिंग की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें करी गई हैं जो मोस्टली तभी होती हैं जब कोई सीरीज एंड होने वाली हो। एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे ये है कि हमें इसकी एंडिंग जुजुत्सु काइसेन से बेटर देखने को मिले। बाकी हम लोग तो भाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करना तो राइटर को ही है, हमारे मूड की अम्मा बहन है। सो बैक टू द टॉपिक। चैप्टर में यूजी और मारू ये सोचते हैं कि वो लोग दुनिया को कर्स स्पिरिट से कैसे आजाद करेंगे एंड उन्हें इसके दो सॉल्यूशन समझ में आते हैं। पहला ये कि जितने भी जापान के लोग हैं उनमें से कर्स एनर्जी को बिल्कुल रिमूव कर दो, और दूसरा ये कि सारे जापानीज लोगों को सोर्सरर बना दो, और जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर सभी लोग कर्स स्पिरिट को मारते फिरेंगे तो देश कौन चलाएगा। सो यहाँ पे वो लोग पहले सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब वो सारे जापानीज लोगों के अंदर से कर्स एनर्जी को ही रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब भले ही वो जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी को रिमूव कर दें, लेकिन उसके बाद भी कर्स स्पिरिट्स का जन्म तो होता रहेगा ना। और यहाँ पर जापान के लोगों के अंदर अगर कर्स एनर्जी ही नहीं होगी तो दुनिया को कौन बचाएगा। और इसके अलावा किसी के भी अंदर से कर्स एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव करना लगभग इम्पॉसिबल है। और दूसरी कंट्री के लोग जो जापानीज नहीं है उनके अंदर भी तो कर्स एनर्जी होती है ना। अब भले ही वो जापानीज लोगों से काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे देशों में भी कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता रहता है। वहाँ पर कर्स स्पिरिट्स बहुत कम पैदा होती है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होती है। तो मारू यहाँ पर पूछता है कि एक सेकंड, अगर कर्स एनर्जी वीक है तो स्पिरिट स्ट्रॉन्ग कैसे हुई। तो यूजी इसका रिप्लाई देता है कि कर्स एनर्जी वीक है इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो ओवरसीज कर्स एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है एंड वो थोड़ा थोड़ा लीकेज होती रहती है, जिससे छोटी कर्स स्पिरिट्स जन्म नहीं ले पाती और वो इकट्ठा होकर एक बड़ी स्पिरिट को जन्म देती है। तो इसी वजह से वो कर्स स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड 70 साल पहले जब पूरी दुनिया को बताया गया था कर्स स्पिरिट के बारे में, तब ओवरसीज कर्स एनर्जी टोक्यो के अंदर फ्लो करने लग गई थी। तो यहाँ पे तुम लोगों का सवाल होगा कि बाहर से कर्स एनर्जी फ्लो होकर टोक्यो के अंदर कर्स स्पिरिट को क्यों बना रही है। जब 70 साल पहले दुनिया को कर्स स्पिरिट्स के बारे में बताया गया था, तब उन लोगों से एक झूठ बोला गया था, और वो झूठ ये था कि कर्स स्पिरिट्स सिर्फ टोक्यो के अंदर पैदा होती है और कहीं नहीं। एंड जब पूरी दुनिया के लोग कर्स एनर्जी एंड कर्स स्पिरिट्स के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, वो होता है टोक्यो। एंड इसीलिए जो उनकी सारी इवल एनर्जीज होती हैं वो वहीं पर ट्रांसफर होती है। तो यूजी कहता कि मेरा यही मतलब था कि तुम अगर जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी को रिमूव कर दो तब भी कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता रहेगा, जापानीज लोगों से नहीं बल्कि बाहर के लोगों से। लेकिन जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ से सारे लोगों की सोल गुजरती है, पूरे अर्थ के लोगों की सोल। तो यूजी कहता कि अगर हमें पूरी दुनिया से कर्स एनर्जी को रिमूव करना है तो सिर्फ जापानीज लोगों से नहीं, हमें दुनिया के हर इंसान से कर्स एनर्जी को रिमूव करना होगा, और जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो यूजी कहता है कि जब मैंने कहा कि हम कर्स एनर्जी को रिमूव करेंगे तो मेरा मतलब उससे ये नहीं था कि हम उसे पूरी तरीके से मिटा देंगे। मेरा मतलब यहाँ पर ये था कि एटलीस्ट हमसे जितना हो सके हम उतना तो हटा सकते हैं ना, क्योंकि पूरी तरीके से कर्स एनर्जी को रिमूव करना टोटली इम्पॉसिबल है। इवन अगर जापानीज और सिमोरियंस के सोल्स को रीशेप भी कर दें तब भी वही बात होगी, ओवरसीज लोगों से कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता रहेगा, लेकिन इससे एटलीस्ट कम अमाउंट पर कर्स स्पिरिट्स पैदा होंगी। इसीलिए मारू अपनी हार्मन वाली टेक्निक को जापानीज और सिमोरियंस पर यूज करने वाला है। और कर्स एनर्जी को पूरी तरीके से रिमूव ना करने का रीजन ये भी है कि क्या पता अगर ऐसा करने पर बॉडी पर कोई इफेक्ट हुआ तो पता चला एनर्जी रिमूव करते करते बंदा ही रिमूव हो जा रहा। सो इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करने वाले, पर ऐसा करने पर उन पर कोई असर नहीं होगा जिनके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शंस बॉडी है। और यहाँ पे ये बोलते टाइम हमें टोजी और माके को दिखाया गया है। तो मारू यहाँ पे यूजी की बात समझ जाता है, लेकिन वो यूजी से पूछता है कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई सोर्सरर तो होगा नहीं और कर्स स्पिरिट तो फिर भी पैदा होती रहेंगी, तो फिर लोगों को उनसे कौन बचाएगा। तो यूजी उसका रिप्लाई देता है कि उन सबको मैं संभाल लूंगा, अभी मेरे पास बहुत टाइम है इन सबको हैंडल करने के लिए। इसके बाद यूजी मारू से कुछ सवाल पूछता है। पहला सवाल ये कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग समन होते हैं ना जो हार्मनी के लिए जरूरी हो, और दूसरा सवाल ये कि कार्यन और कर्स स्पिरिट में डिफरेंस क्या है। कार्यंस वो लोग होते हैं जिनकी सिमोरियन एलियंस पूजा करते हैं। तीसरा सवाल ये कि कार्यंस तुम्हारी स्पीशीज पर अटैक क्यों नहीं करते जबकि वो दूसरी एलियन स्पीशीज पर अटैक करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके बाद मारू बोलता है कि कर्स स्पिरिट्स इवल होती हैं क्योंकि वो इवल एनर्जी से पैदा होती हैं। तो यूजी कहता कि तुम सही कह रहे हो, वो लोग इवल एनर्जी से पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे इवल्स होंगे। एंड ये
ये बोलते टाइम यूजी दो लोगों का एग्जाम्पल देता है, चोजो एंड टेंगेन। यूजी कहता है कि बहुत टाइम पहले एक इमोर्टल सोर्सरर था और जिसका नाम था टेंगेन, एंड वो एक टाइम पर आकर कर्स स्पिरिट में चेंज हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो इवल नहीं बना। और इसके अलावा मेरा बड़ा भाई चोजो वो हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स स्पिरिट है, जिसके साथ मेरी पहले थोड़ी बहुत नोकझोंक थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। तो यूजी कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि बाकी स्पीशीज से कारियंस को दिक्कत क्या है। तो इसके बाद मारू बोलता है कि हमारा सोल कलर और कारियंस का सोल कलर सेम है। सोल्स के डिफरेंट कलर होते हैं और हमारा सोल कलर एंड कारियंस का सोल कलर सेम है। एंड जो दूसरी एलियन स्पीशीज है डेस्कुंटे, जिससे डाबूरा बिलोंग करता है, उनका सोल कलर अलग है एंड यही रीजन है कि कारियंस उन पे अटैक करते हैं। तो इसके बाद यूजी रिप्लाई देता है कि अच्छा मैं समझ गया कि वो तुम लोगों पर अटैक क्यों नहीं करते। एक्चुअली में उनके पास कोई रीजन ही नहीं है तुम पर अटैक करने का, वो तुम्हें अपने जैसा ही मानते हैं। एंड इसके बाद मारू बोलता है कि कर्स स्पिरिट्स जो तुम्हारे अर्थ पर हैं, उनका सोल कलर भी कारियंस के जैसा ही है। वेल हमें शायद ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मे बी ये सभी के सोल कलर को सेम ही करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग ऐसा कैसे करेंगे। तो बेसिकली जिस जगह पर वो अभी हैं, जहाँ से सारी सोल्स गुजरती हैं, ये लोग उस जगह को ही रीमॉडल कर देंगे। ये कुछ ऐसा करेंगे कि आगे की जनरेशन जो पैदा होगी उनका सोल कलर सेम ही होगा एंड जितना हो सके उनमें से कर्स एनर्जी रिमूव हो जाए। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डाबूरा पे, जो कि किसी लेडी के सामने खड़ा होता है और वो लेडी बोल रही होती है कि ओके तू ले जा इसको। एंड डाबूरा के हाथ में हम देखते हैं ब्लैक रोप्स को। एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि मारू बोलता है कि मुझे माफ कर दो डाबूरा, मैंने पहले भी ऐसा करा था एंड मैं अब भी वैसा ही कर रहा हूँ। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सब लोगों को लग सकता है कि डाबूरा मर चुका है और उसकी सोल पास ऑन हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मारू ने ये बोला था कि मैं तब भी ऐसा कर रहा था एंड मैं अब भी वही कर रहा हूँ। उसने पहले डाबूरा और डोरा की डुअल फाइट को इंटरप्ट करने की कोशिश की थी एंड उसने इस टाइम ऐसा कर दिया है। अब बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मारू ने डाबूरा को माहोरागा की फाइट से निकाल दिया। देखो मारू का एक ही मकसद है, वो है हार्मनी, वो सिर्फ शांति लाना चाहता है। डाबूरा ये चाहता है कि उसकी बहन पर जो श्राप लगा रखा है डेस्कुंटे के चीफ ने, वो कैसे भी हट जाए एंड वो हट सकता है ब्लैक रोप से। एंड बिकॉज ऑफ मारूज हार्मनी टेक्निक, वो टेक्निक जो शांति ला सकती है। डाबूरा को चाहिए थी ब्लैक रोप्स एंड मारू की टेक्निक की हेल्प से उसे वो मिल भी गया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डाबूरा ने माहोरागा को हरा दिया हो एंड उसके बाद वो अफ्रीका में ब्लैक रोप्स लेने पहुंचा हो। वेल इसके बाद मारू एंड डाबूरा की कन्वर्सेशन के बीच डाबूरा की बहन बोलती है कि चलो भैया घर चले, ब्लैक रोप्स की हेल्प से डेस्कुंटे चीफ ने जो कर्स लगाया था वो टूट चुका है एंड यहाँ पे आपका काम भी पूरा हो चुका है। यहाँ पे डाबूरा का काम ये था कि उसे मारू ने उनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है एंड यही रीजन था कि वो उन लोगों के साथ आया था। और ये लोग हार्मनी के बाद वैसे भी ह्यूमंस के अंदर आने वाले हैं, तो डाबूरा के पास अब कोई रीजन नहीं है यहाँ पे रहने का। तो इसके बाद डाबूरा बोलता है कि चलो ठीक है फिर मिलेंगे एंड इसी के साथ डाबूरा गुड बाय बोल देता है। एंड इसके बाद मारू थैंक यू बोलता है यूजी को, उसे इतना कुछ समझाने के लिए। तो यूजी बोलता है थैंक यू की कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें और एक बड़ा काम करना है। एंड मारू बोलता है कि हाँ मुझे याद है और वो मैं खुद कर लूंगा। तो यूजी कहता है चलो ठीक है एंड ये बोल के वो भी जाने लगता है एंड तभी दोनों सेम डायलॉग बोलते हैं, आई विल लीव द रेस्ट टू यू। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई कांड होता है तो उसको यूजी संभालेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सब कुछ मारू के ऊपर है। एंड जब मारू ये चीज बोलता है तब उसके हाथों के आसपास पार्टिकल्स बनने लग जाते हैं एंड उन पार्टिकल्स के पीछे हमें यूका, सुरुगी, क्रॉस और मीनो दिखाए जाते हैं और शायद मीनो के अलावा बाकी तीनों मर चुके हैं। एंड इसके बाद हमें दुनिया की अलग अलग जगह दिखाई जाती है जहाँ आसमान से व्हाइट पार्टिकल्स गिर रहे होते हैं, जो शायद मारू की हार्मनी वाली टेक्निक की शुरुआत है। एंड उसके बाद मारू सॉरी बोलता है दुनिया की सारी कर्स स्पिरिट्स को, वेल क्योंकि वो उसी के हाथों से मरने वाले हैं तो सॉरी बोलना बनता है। एंड इसके बाद वो उन सबको रेस्ट इन पीस भी बोलता है और तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो होता है उसका भाई क्रॉस। इसके साथ यूका और सुरुगी भी वहाँ पर होते हैं। वेल वो लोग जिंदा नहीं है पर ऐसा समझ लो कि उन लोगों की सोल समन हुई है यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए। एंड उसके बाद मारू उन सबको थैंक यू भी बोलता है। एंड लास्ट पेज में हमें दिखाया गया है कि ये लोग आसमान में खड़े हुए हैं एंड जो व्हाइट पार्टिकल्स हैं वो स्काई की तरफ ही शूट हो रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी कस टेक्निक को। एंड यहाँ पर क्रॉस बोलता है कि ऑल द सोल्स विद द प्रेयर फॉर पीस एंड मारू बोलता है द रिचुअल ऑफ हार्मनी आई शॉल कंडक्ट टू कम्प्लीशन। एंड इसी के साथ चैप्टर 23 एंड हो जाता है। तो कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर मुझे बताना जरूर, और आगे के चैप्टर्स को लेकर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि इसके ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं क्योंकि हमें ये ऑलरेडी जेजे के मॉड्यूलों के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि इसकी सिर्फ 3 वॉल्यूम्स होंगी एंड उसको पूरा होने के लिए सिर्फ 2-3 चैप्टर ही रहे हैं। तो चलो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।